हेलो एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। किस तरह से प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में लेक्चर है अपना कि प्राचीन इतिहास। और आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपके लिए जो लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार आप चैनल से जुड़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। प्राचीन इतिहास। वैसे तो हम इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटते हैं, परंतु वास्तव में इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल माना गया है जहाँ कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। आद्यैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, परंतु उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका, जैसे हड़प्पा काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके सभी लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सका है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पत्थर की स्थिति दिखाई गई है। इसे भी 3 कालों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल में जो अपन पढ़ते हैं उसको 3: पूरा पाषाण, मध्य व नवपाषाण। पूरा पाषाण काल के 3 पार्ट है: निम्न, मध्य व उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर पत्थर की बिल्कुल निम्न अवस्था दिखाई गई, अर्थात वो प्रिय प्राकृतिक अवस्था में पड़ा है, वैसा ही उसका स्वरूप दिखाया गया है। यह निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत दिखाया गया है। इसमें कोई विकास नहीं दिखाया गया, लेकिन मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग करना सीख लिया था। इस काल में आते आते मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग करना सीख लिया था। मध्य पूर्व पाषाण काल तक आते आते पत्थर की अवस्था में विकास देखा गया। अब पत्थर में किनारे व फलक आना प्रारंभ हो गए। नुकीलापन, मतलब मध्य पूर्व पाषाण काल में जब आते हैं तो पत्थर की अवस्थाओं देखी गई। पत्थर में किनारे आए, फलक आए, उसका प्रारंभ हुआ नुकीलापन का। SD साकलिया ने इसे फलक संस्कृति कहा। किसे कहा था? मध्य पूर्व पाषाण को SD साकलिया ने फलक संस्कृति कहा। वहीं उच्च पूर्व पाषाण काल में पत्थर की विकास यात्रा और बड़ी और पत्थर अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश कर गया। पत्थर की कुल्हाड़ियां बनना, गडासे बनना व ब्लेड बनना प्रारंभ हो गए। इस तरह पत्थर ने विकास की यात्रा प्रारंभ की। तो देखिए, उच्च पूर्व पाषाण काल में पत्थर का विकास यात्रा प्रारंभ हुई। पत्थर की विकास यात्रा प्रारंभ होती है जिसमें वो अपनी उच्च अवस्था में आ जाता है, जिससे कुल्हाड़ियां बनती है और हथियार बनते हैं, गुडासे बनते हैं, ब्लेड बनती हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में अगर चर्चा करें, मध्य पाषाण काल में पत्थर के लघु उपकरण बनना प्रारंभ हो गए, जिन्हें माइक्रोली कहा गया। इस काल में मनुष्य का पहला अस्थिपंजर हथनोरा से प्राप्त किया गया, जो होशंगाबाद में कहाँ है। इसी काल में मनुष्य ने पशुपालन करना प्रारंभ किया। गायें रखने लगा वो, इस तरह से उसने पशुपालन करना भी सीख लिया। मध्य पूर्व पाषाण काल में आते आते पत्थर की पशुपालन के पहले साक्ष्य बागोर राजस्थान और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। पूछा जाता है क्वेश्चन प्री में, एक्ट में, ये पशुपालन के पहले साक्ष्य बागोर राजस्थान और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। इसी काल में मनुष्य का आँख से परिचय हुआ। इसी काल में के मनुष्य का आँख से परिचय होता है। इसके बाद अगर देते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में अगर चर्चा करें तो नवपाषाण काल मनुष्य के विकास की प्रमुख अवस्था है, जहाँ से मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया है। क्या खेती करना प्रारंभ? 7000 BC में मेहरगढ़ सिंध से कृषि के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए? पहले मेहरगढ़ से। सबसे पहले उगाई गई फसलें गेहूं और जौ। कृषि के कारण जब खुदाई की गई तो पहली धातु भी मनुष्य ने खोजी, जो तांबा। कृषि के कारण ही मनुष्य ने समूह में रहना प्रारंभ किया, जिससे परिवार बने और गांव का निर्माण हुआ। तो देखिए, बात करते हैं 7000 BC में मेहरगढ़ सिंध से कृषि के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए। इससे पहले जो उगाई गई फसल थी वह गेहूं व जौ थी। कृषि के साथ जब खुदाई प्रारंभ हुई तो मनुष्य धातु से परिचित हुआ, जिसमें तांबा पहला कृषि के धातु है, जिससे वो तांबे से परिचित हुआ। इस कृषि के साथ जब
आदि मानव समूह में रहना प्रारंभ कर दिया उसने, तो परिवार बने और परिवार से गांवों का निर्माण हुआ। जब लोग इकट्ठे रहने लगे तो गांवों का निर्माण हुआ। इसी काल में पहिए का आग का आविष्कार भी किया गया। इसी काल में पहिए का आविष्कार भी हुआ, आग का भी आविष्कार हुआ। मृतभांड बनना भी प्रारंभ हुए, जिससे अनाज को संग्रहित किया जा सका। मृतभांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मृतभांड जो बड़ी बड़ी कोटियाँ होती हैं मिट्टी की बने, इसी काल में उसका आरंभ हुआ, जिससे जो अनाज था उसको भरा जाता था पुराने काल में। इस तरह नवपाषाण काल विकास का प्रमुख चरण था। जब कृषि ने और विकास किया तो जरूरत से ज़्यादा अर्थात अधिशेष उत्पन्न हुआ, और इसी उत्पादन की अधिकता ने धीरे धीरे व्यापार व्यवस्था को उत्पन्न किया और धीरे धीरे एक नगरीय सभ्यता का निर्माण किया। विकास जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी गई। किससे नाम से जानी गई? हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता से। तो महत्वपूर्ण तथ्य में अनेक सारे फैक्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम में देखेंगे कि प्री के लिए जो फैक्टर में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके बाद अगर बात करना चाहें तो हड़प्पा के बारे में भी अपन चर्चा कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और किस तरह से इसका, देखिए हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। नवपाषाण काल की ग्रामीण बस्तियों से अब धीरे धीरे विकास की अवस्था प्रारंभ हुई और एक नवीन सभ्यता का उदय देखा गया, जो भारत की पहली नगरीकृत व्यवस्था थी। इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। नवपाषाण काल की ग्रामीण बस्तियों से जब धीरे धीरे विकास की अवस्था प्रारंभ हुई, तब नवीन सभ्यता का उदय हुआ। एक सभ्यता का उदय है जिसे नगरीकृत सभ्यता कहा गया, इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कार्यकाल 2350 से 1750 बीसी बताया गया है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैनसन ने इसका अवशेषों का पता लगाया, और वहीं 1853 और 1872 में कनिंघम महोदय ने इसका अवलोकन किया। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने इसका अवशेषों का पता लगाया, वहीं 53 और 1872 में कनिंघम महोदय ने इसका अवलोकन किया। भारतीय पुरातत्व के जनक भी इन्हें कहा जाता है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा वास्तविक रूप से खोज की गई हड़प्पा क्षेत्र में इसके अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। परंतु जब सिंधु नदी के किनारे अनेक शहर प्राप्त हुए, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और यह भी उचित नाम प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि अनेक शहर के नदियों के किनारे प्राप्त हुए। इसलिए देखिए दयाराम साहनी ने इनकी वास्तविक जो खोज की, उसके बाद अगर इसी में और आगे में अगर चर्चा करते हैं तो सर्वमान्य नाम हड़प्पा सभ्यता ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ से पहला स्थल खोजा गया, उसके आधार पर संपूर्ण भारत का नाम रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता ने केवल भारत की प्राचीन सभ्यता है, बस विश्व की भी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता में इसके समकालीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता, दो नदियों के बीच के स्थान को कहा जाता है मेसोपोटामिया, जिसमें दर्जला और करान दो नदियां शामिल थी। इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र को सुमेरिया कहा गया। तो देखिए बहुत डीप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो किस तरह से संपूर्ण जो फैक्ट वगैरह हैं, जो थ्योरी, किस तरह से आप एक तरह से हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपका क्लियर होगा। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता भी देखी गई, इसे नील नदी की सभ्यता भी कहा गया। कहीं कालांतर में कुछ समय बाद हांग्लो नदी की सभ्यता अर्थात चीन की सभ्यता का भी उदय हुआ। तो चीन की सभ्यता का भी इसके साथ उदय हुआ। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं इसका नगर नियोजन है, जिसके निम्नलिखित आयाम है। तो किस तरह से देखिए हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसके नगर नियोजन की क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगर नियोजन व्यवस्था बताइए, किस तरह से वहाँ भवन निर्माण हुए, किस तरह से वहाँ निकासी, जल निकासी थी, सड़क व्यवस्था क्या रही वहाँ पे, किस तरह से उसका मापतोल था, धातु विज्ञान क्या था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सड़क व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, हड़प्पा में सड़कों का जाल बिछा था, कच्ची व पक्की सड़कें दोनों देखी गई। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और 90 का कोण बनाती थी। ऐसा कहा जाता है कि लंदन और पेरिस की 18वीं शताब्दी की सड़कें भी इतनी विकसित नहीं थी जितनी हड़प्पा की सड़कें थीं। जल निकासी, हड़प्पा में सबसे अच्छी व्यवस्था जल निकासी की व्यवस्था थी। यहाँ हर घर में दूषित जल को निकालने का प्रबंध किया गया था, जो नालियों के माध्यम से निकाला जाता था, और सड़क के किनारे बने हुए गड्ढों में थी नालियाँ जाकर खुलती थीं। इन गड्ढों को कच्ची ईंटों से ढका जाता था ताकि इन्हें आसानी से साफ किया जा सके। भवन निर्माण, हड़प्पा में बड़े बड़े निर्माण देखे गए। यहाँ कच्ची और पक्की ईंटें थी, ईंटों का आकार भी अलग अलग था।
4:2:1 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो ने इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अर्थात एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। वहीं सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल अर्थात विशाल स्नानागार 39 फीट ऐसा कुछ, गहराई 8 फीट बताई गई, चौड़ाई 29 फीट चौड़ाई व 23 फीट गहराई, 8 फीट बताई गई ऐसे कुछ। इसमें जिप्सम की जुड़ाई व बिटुमन का लेप देखा गया। इसके एक तरफ एक कुआं पाया गया जिसमें इसमें पानी भरा जाता होगा। एक तरफ इससे पानी निकालने की व्यवस्था है जिससे दूषित जल निकालना पाया गया है। जॉन मार्शल ने इस तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया था। तो हड़प्पा सभ्यता के घरों में दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर ओपन होकर सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर नहीं लेकिन सहायक सड़कों की ओर खुलते थे, पीछे की ओर। इसी तरह से जो हड़प्पा की प्रमुख नगर नियोजन की व्यवस्था थी, इस तरह से आगे हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और आप देखेंगे कि हिस्ट्री को रटना नहीं, आपको समझना है और पढ़ना है, ताकि आप जितने भी अच्छे से अगर हिस्ट्री को कवर करते हैं तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट को आप बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में यही महत्वपूर्ण होता है, यही आपको जानना है। वीडियो को आपने पूरा देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।